अहमद नदीम कासमी की कहानी। उलझन। बारात आई, दुआए खैर के लिए हाथ उठाए गए और उसके ब्याह का ऐलान कर दिया गया। और वो लाल दुपट्टे में सिमटी हुई सोचने लगी कि इतना बड़ा वाक़या इतने मुख्तसर वक्त में कैसे तकमील तक पहुंचा। वो तो ये समझे बैठी थी कि जब बारात आएगी तो ज़मीन और आसमान के दरमियान अल्फ लैला वाली परियों के गौल हाथों में हाथ डाले, पैरों से पैर मिलाए बड़ा प्यारा सा नाच नाचेंगे। बिखरे हुए तारे इधर उधर से खिसक कर एक दूसरे से चिमट जाएंगे और टिमटिमाते हुए बादल की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। और फिर ये बादल हौले हौले ज़मीन पर उतरेगा, उसके सर पर आकर रुक जाएगा और उसके हिना आलूद अंगूठे की पोरों की लकीरें तक जगमगा उठेंगी। दुनिया के किनारों से मुबारकबाद के गुलगुले उठेंगे और उसकी बालियां भरे कानों के करीब आकर मंडलाएंगे। वो तो समझती थी कि ये दिन और रात का सिलसिला सिर्फ उसके ब्याह के इंतज़ार में है। बस जो ही उसका ब्याह होगा, पूरब पश्चिम पर एक मटियाला सा उजाला छा जाएगा जिसे ना दिन कहा जा सकेगा और ना रात। बस झुटपुटे का समा रहेगा क़यामत तक। और फिर जो ही बारात उसके घर की दहलीज उलांघेगी, ये सारा निज़ाम खिलखिलाकर हंस देगा और तब लोगों को मालूम होगा कि आज गोरी का ब्याह है। लेकिन बस बारात आई, लंबी लंबी दाढ़ियों वालों ने आंखें बंद करके दुआ के लिए हाथ उठाए, शक्कर और तिल तकसीम किए गए और फिर उसे डोली में धक्का दे दिया गया। ढोल चिंगाड़ने लगे, शहनाइयाँ बिलकने लगीं, गोले भौंकने लगे और वो किसी अनदेखे अनजाने घर को रवाना कर दी गई। डोली में से बहुत मुश्किल से एक झरी बनाकर उसने मीरासियों की तरफ देखा। काले कलूटे भुतने, मैला ढोल और मरी हुई सपोलियों की सी शहनाइयाँ, न बीन बाजा, न तूतियाँ, न ऊँटों के घुटनों पर झंझनाते हुए घुंघरू, न गोले, जैसे किसी लाश को कब्रिस्तान की तरफ लिए जा रहे हैं। हाँ, वो लाश ही तो थी और ये डोली उसका ताबूत था। सफ़ेद कफन के बजाय उसने लाल कफन ओढ़ रखा था। और फिर ये नथ, बुलाक, झूमर, हार, बालियाँ, ये कब्र वाले बिच्छू और खनखजूरे थे जो उसे कदम कदम पर डस रहे थे। डोली के करीब बार बार एक बूढ़े की खांसी की आवाज़ आती थी। शायद वो दूल्हा मियाँ का बाप था। और फिर जिस दूल्हा का बाप पल पल भर बाद बलगम के इतने बड़े गोले पटाख से ज़मीन पर दे मारता है, वो खुद कैसा होगा। हायरी, वो रो दी। वो इससे पेशतर भी रोई थी जब उसकी माँ ने उसे गले से लगाया और सरगोशी की, मेरी लाडली गोरी, तेरी इज्जत हमारी इज्जत है। तू अब पराए घर जा रही है, बड़े सलीके से रहना वरना नाक कट जाएगी हमारी। यानी माँ को इस मौके पर भी अपनी नाक ही की फिक्र खाए जा रही थी और बेचारी गोरी का दिल जैसे दहकती हुई भट्टी में दाने स्पंद डाल दिया जाए। उस दिल की माँ को परवाह ही ना थी। उस वक्त दिखावे की खातिर वो रोई भी, सिसकियाँ भी भरी, दुपट्टे से आंसू भी पोंछे, पर उस रोने में कोई मज़ा न था। यहाँ डोली में उसकी आंखों में नमी तैरी ही थी कि उसके रुएं रुएं में हज़ारों खुफ्ता बेकरारियाँ जाग उठीं। वो रोती रही, शहनाई उसका साथ देती रही, ढोल सीना पीटता रहा। और जब डोली दूल्हा के घर तक पहुंची तो एक गोला छूटा, जैसे किसी बीमार को मरी मरी छींक आए। उसे अपनी सहेली नूरी पर बहुत गुस्सा आया जो बिया के गीत गाने में ताक समझती थी और जिसने एक बार गोरी को छेड़ने के लिए भरे मजमे में एक गीत गाया था, इत्र फुलैल लगा ले रे गोरी, सेज बुलावे तोए। गोरी ने डोली से बाहर कदम रखा ही था कि आंगन से उस पार तक नर्म रुई की एक पगडंडी सी बिछा दी गई। उसकी सास उससे यूं लिपट गई जैसे गोरी ने शराब पी रखी है और सास को उसके लड़खड़ा जाने का खौफ दामन गिर है। गोरी नर्म नर्म रुई पर चली तो उसे यूं ही एक शक सा गुजरा कि वाकई ये वाकया था तो बड़ा। उसका अपना अंदाज़ा गलत था। आखिर इतनी मुलायम रुई सिर्फ इसलिए तो खाक पर बिछाई गई है कि उसके मेहंदी रचे पाँव मैले न हों। पर जूँ ही उसने इस शुबे को यकीन में बदलना चाहा तो अचानक उसके पाँव ज़मीन की सख्त ठंडी सतह से मस हुए और शराब की चमक मान पड़ गई। रुई ख़त्म हो चुकी थी। अब उसे एक सख्त सज़ा भुगतना पड़ गई। उसे एक कोने में बिठा दिया गया, इस हालत में कि उसका सर झुककर उसके घुटनों को छू रहा था और उसके गले का हार आगे लटक कर उसकी ठोड़ी से लिपटा पड़ता था। गांव वालियां आने लगीं, इकन्नी चवन्नी उसके मुर्दा हाथ में ठूंस दी और घूंघट उठाकर बराबर उसके चेहरे को घूरा जाने लगा, जैसे लाश के चेहरे से आखिरी दीदार की खातिर कफन सरका दिया जाता है। सारा दिन उसकी नाक के बांसे, उसकी पलकों के तनाव, उसके होठों के खम, उसके नाम और उसके रंग, उसकी इतनी बड़ी नथ और झूमर और बालियों के मुताल्लिक तस्करे किए गए
और जब सूरज पश्चिम की तरफ लटक गया तो उसके आगे चूरी का एक कटोरा धर दिया गया। उसकी सास नाक सुड़सुड़ाती उसके पास आई और बोली, ले मेरी रानी, खा ले चूरी, जैसे नए नए तोते को पुचकारा जाता है। उसे एक बार ख्याल भी आया कि क्यों ना नए तोते की तरह लपक कर उसकी नाक काट ले, मगर अब उसने एक और मौजू पर बोलना शुरू कर दिया था। क्या करूं बहन, अजब मुसीबत है। जी में आती है निगोड़ी नाक को काट कर वो फेंकूं, बही चली जा रही है। इतनी छींकें आती हैं बहन, और इतनी बड़ी छींकें कि अल्लाह की कसम अंतड़ियां खिंच जाती हैं। इधर मेरे लाल का भी यही हाल है, पड़ा छींकता है पलंग पर, और उसका बाप तो खांस खांस कर अधमुआ हो रहा है। गोरी का जी मितला गया। परले कोने में दुबकी हुई एक बुढ़िया ने अपने जुकाम का तस्करा छेड़ दिया। छींक आती भी है और नहीं भी, बस यूं मुंह खोलती हूँ, खोले रखती हूँ और छींक पलट जाती है। और दिमाग में वो खलबली मचती है बहन, वो खलबली मचती है कि चाहती हूँ चूल्हे में दे दूँ अपना सर। आम शिकायत है, दूसरी बोली। पहली ने अपनी नाक को चादर तले छुपाकर कहा, पर मैं तो समझती हूँ यह आफत सिर्फ मुझी पर टूटी। औरों को जुकाम होता है, दिमाग में खुजली हुई, छींक आई और जी खुश हो गया। यहाँ तो यह हाल है कि जुकाम की फिक्र अलग और छींक की अलग। और खुदा जाने क्या बात हुई कि गोरी को भी छींक आ गई। उसकी सास के तो अवसान खता हो गए। तुझे भी छींक आ गई बिटिया? है, अब क्या होगा? नई नवेली दुल्हन को अल्लाह करे कभी छींक ना आए, बनफशे का काढ़ा बना लाऊं। पर इस सदी में तो बनफशे का असर ही खत्म हो गया, गर्म गर्म चने ठीक रहेंगे। वो ये कहकर तेजी से उठी तो चादर पाँव में उलझ गई। हड़बड़ाकर परले कोने वाली बुढ़िया पर जा गिरी। वो बेचारी छींक को दिमाग से नोच फेंकने की कोशिश में थी। ये नई आफत टूटी तो उसके मुंह से कुछ ऐसी आवाज़ निकली जैसे गीला गोला फटता है। हड़बौंग मचा तो गोरी सबके दिमागों से उतर गई, और जब कुछ सुकून हुआ तो बूढ़ी नाइन कूल्हों पर हाथ रखे अंदर आई और गोरी के पास बैठकर बोली, है मेरी रानी, अभी तक चूरी नहीं खाई तूने? नौज ऐसी लाज भी क्या, जाने इन दुल्हनों को क्या हो जाता है। दो दो दिन तक एक खील भी उड़कर नहीं जाती पेट में और मुंह मचोड़े बैठी हैं। जी नहीं चाहता? जी चाहता तो है अंदर से, पर यह निगोड़ी लाज, नया घर, नए लोग, ये गोरी रानी। मैं तो तेरी वही पुरानी नाइन हूँ, जाने कै बार मेंढियाँ बनाई, कै बार कंघी की। वो एक बार तेरा बुंदा अटक गया था बालों में, तू चिल्लाई तो घर बार मचल उठा। बड़ी बूढ़ियों का जमघट हो गया, कोई बुंदे को मडोड़ रही है, कोई बालों की लटें खींच रही है, और तू गुलाब का फूल बनी जा रही है दुख से। मैं आई, बालों की एक लट को इधर उठाया, एक लट को उधर खिसकाया और बुंदा अपनी जगह पर आ गया, याद है ना? पर तू चूरी क्यों नहीं खाती, ये भी कोई बात है? और नाइन ने गोरी का घूंघट उठाकर कटोरा आगे बढ़ा दिया। गोरी को तो जैसे आग लग गई। चूरी खाए तो हेटी हो, सब कहें 4 दिन से भूखी है, भूखे घर से आई है, और अगर हाथ उठाकर कटोरे को परे धकेलती है तो चूड़ियाँ बचती हैं। यह कमबख्त बिलोर की चूड़ियाँ जिनके छनाके में छुरियाँ तेज किए जाने की आवाज़ थी। बड़ी बूढ़ियाँ कोनियों तक ठूंस देती हैं चूड़ियाँ, और फिर साथ ही ये भी कहती हैं कि आवाज़ ना आए जेवर की, लोग बेशर्म कहेंगे। गोरी पहले तो बुद्ध बनी बैठी रही, लेकिन जब नाइन ने कटोरा इतना आगे बढ़ा दिया कि वो उसके चूल्हे को छूने लगा तो वो जब्त ना कर सकी। सरगोशी से भी कहीं मध्यम आवाज़ में बोली, मैं नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाएगी? नाइन ने अब गोरी का घूंघट उठाकर अपने सर पर डाल लिया था। क्यों नहीं खाएगी? मैं खिला के छोड़ूंगी। तू नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। हाँ, पर तू ज़रूर खाएगी, ये देख मैं खा रही हूँ, देखो ना गोरी दुल्हन। उसने चूरी की मुट्ठी भरी और पोपले मुंह में ठूंस कर बोली, अब खा भी ले गोरी रानी। मैं नहीं खाऊंगी। गोरी ने ये अल्फाज कुछ ऊंची आवाज़ में कहे और घूंघट खींचकर दीवार से लग गई। चूड़ियाँ बजीं तो औरतें मिनमिनाने लगीं। नई नवेली दुल्हनों को पहले दिन कभी बोलते ना सुना, और फिर एक जगह जमकर बैठती ही नहीं, तड़प रही है पारे की तरह। इस सदी में ब्याह क्या होते हैं, मदारी खेल दिखाता है। हमने देखी हैं दुल्हनें, एक एक महीना नहीं बोली किसी से, एक एक महीना। मुझे तो और किसी की बात याद नहीं। ये सामने नाइन बैठी है हमारी, 10 दिन तक मुंह में घुंघनियाँ डाले बैठी रही, 11वें दिन जबान भी हिलाई तो बस अजान के बाद कलमा पढ़ने के लिए। नाइन यूं हंसने लगी जैसे टीन के डब्बे में कंकड़ डालकर उसे लुढ़का दिया जाए। बोली, किसी से गलत बात सुनी तूने? मैंने तो नए घर में कदम धरा और सास ने सहारा दिया तो बिलबिला उठी थी। क्या लिपटी पड़ती है मुझसे? मैं कोई लंडूरी चिड़िया थोड़ी हूँ कि उड़ जाऊंगी फुर से। यहीं रहने आई हूँ, यहीं रहूँगी। सास अपना समूह लेकर रह गई और मैं उसी रोज़ दिन ढले सहेलियों से गिट्टियाँ खेलती रही। कौन गिट्टियाँ खेली? गोरी की सास दामन में चने डाले अंदर आई।
दुल्हनों के सामने गिट्टियों की बातें की जाती हैं। इतनी उम्र गुजर गई, सैकड़ों बार दाया बनी, पर बात करने का ढब ना आया तुझे। भुने हुए चनों की खुशबू से कमरा महक गया, लेकिन शादी के रोज ससुराल में पहले पहल चनों से फाका तोड़ना बुरा शगुन था। इसलिए गोरी अपने आप को इस नए हमले से महफूज रखने की कोशिश करने लगी। नाइन का बाजू छुआ और जब वो उसके बिल्कुल करीब हो गई तो आहिस्ता से बोली, मुझे नींद आए है। गोरी की सास ने नाइन से पूछा, क्या कहती है दुल्हन? नाइन नाक पर उंगली रखकर ये बोली, कहती है मुझे नींद आए हैं। और फिर टीन के डब्बे में कंकर बजने लगे। मेरी रानी, नींद की भी एक ही कही तूने, तेरी नींद, दुल्हन की नींद। अब मैं क्या कहूँ, गले में फंदा पड़ रहा है। यहाँ गोरी की सास ने रहमत के फरिश्ते का रूप धार लिया। बोली, ऐ रहने भी दे, बात बात पर दांत निकाल रही है। नाइन हो तो सलीके वाली हो। ये भी क्या कि इधर बात हुई उधर मुंह फाड़कर हलक का कौवा दिखा दिया। इतना नहीं सोचा तूने कि दिन भर की थकन है। सो जा मेरी गोरी रानी। पर ये चने। ऊहूँ। गोरी एक तरफ को झुक गई और करीब ही बैठी हुई अधेड़ उम्र की एक औरत घुटनों पर हाथ रखकर उठते हुए बोली, बड़ी लाडली दुल्हन है। सब औरतें बाहर निकल गईं, मगर गोरी की आंखों में नींद कहाँ। आज तो नींद की जगह काजल ने ले ली थी। आंखें झपकाती रही और सोचती रही, वाह रे मेरे फूटे भाग, यही बिया है तो वारी जाऊं कंवार पने के। क्या ज़माना था, कौन सी बात याद करूं, किस किस को याद करूं। वो सावन की छमछम में कुबड़े नीम के टहने में झूला, झूला आगे लपकता है तो ठंडी फुहार मुंह धो डालती है, झूला पीछे हटता है तो खुशबू में बसी हुई लपटें चेहरे को पोंछ डालती हैं। आसपास सहेलियों का झुरमट, भीगी भीगी ढोलक की मीठी मीठी आवाज़ और वो नूरी का रस भरा गीत, मोहे सावन की रिमझिम भाई रे, भैया के कान में सोने की मुर्की, फूल पे तितली आए रे, मोहे सावन की रिमझिम भाई रे। और फिर उसी शरीर नूरी के खुले आंगन में चरखों की घूं घूं, गोरे गोरे हाथ पोनियाँ थामे ऊपर उभरते हैं। तकले से बारीक तार लिपटता है तो ऐसा लगता है जैसे तार पोनी से नहीं निकला, गोरी हथेली से निकला है। और फिर वो ईद के दिन मलंग साईं का मेला, वो उत्तरी ढेरियों पर पूर्वा के झोंकों में लचकती हुई घास, वो गूंजते हुए दिन और वो चुपचाप रातें, और ये नई जिंदगी जीना अजीरन हो रहा है। हाथ हिलाऊं तो बेहया और लाडली ठहरूं। अजनबी औरतों का हुजूम, कोई खांसती है, कोई छींकती है, कोई पड़ोसन का गिला करती है, कोई मेरी लौंग के किनारों को भद्दा बताती है। न सावन की रिमझिम के गीत, न अल्फ लैला की कहानियाँ, न हमसिनों की चहकें। इससे तो अच्छा यही था कि माँ बाप मुझे किसी कगर से धक्का दे देते, ये सांसों की डोरी टूट जाती, चैन आ जाता। कैसे मजाक करती थी मुझसे नूरी, तू ब्याही जाएगी, दुल्हन बनेगी, मेहंदी रचाएगी, दूध पिएगी, चूरी खाएगी और नूरी को अपने मन से निकाल देगी। बेचारी भोली नूरी, नादान सहेली, तुझे क्या मालूम कि ब्याह की रौनक सिर्फ दिखावा है, फोड़े की तरह, ऊपर से गुलाबी अंदर से पीप भरा। उफ। गोरी घबरा कर उठ बैठी। चूड़ियाँ बजीं तो सांस अंदर दौड़ी आई। उसके बाद नाइन, उसके बाद एक औरत, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और वही दम घोंट देने वाली हरकतें और बातें। गोरी ने चाहा नादान बच्चों की तरह मचल जाए, बिलक बिलक कर रोने लगे, भाग कर बाहर आंगन में लौटने लगे, जेवर उतार फेंके, कपड़ों की धज्जियां उड़ा दे और आंखों पर धूल भरे हाथ मल मल कर सिसकियां भरे और कहे, मैं तुम सब से थक गई हूँ। तुम अल्फ लैला वाली देवनियाँ हो। तुम्हारी खांसी की ठन ठन, तुम्हारे कहकहों की करख्तगी बहुत डरावनी, बहुत घिनौनी है। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं नाचना और गाना चाहती हूँ। तब गोरी के दिल में ख्याल आया, न हुई नूरी इस वक्त, वरना यूं जोर से हंसती कि पसलियाँ पटाखे छोड़ने लगती। वो खुदा जाने और क्या कुछ सोचती, मगर सास और नाइन और दूसरी कमबख्तें फिर वही घिसी पिटी बातें शुरू करने लगती। जहेज की क्या पूछती हो बहन, सारा घर दे डाला गोरी को। ऐसे ऐसे कपड़े के देखे से मैले हों, वो जेवर के आंखें चुंधिया जाएं। पलंग के पाए नहीं देखे तुमने, नीचे से शंग्रफी और ऊपर से इतने सफ़ेद जैसे चांद उतार कर जड़ दिए हैं। असल में मेरा बेटा है ही किस्मत वाला। और नाइन बोली, क्या सजीला गबरू है। आज नाई कह रहा था, मैं कपड़े पहनाने लगा, दूल्हा को शाने पर हाथ फेरा तो जैसे फौलाद है, और चेहरे पर वो नूर के तारे बगलें झांकने लगे। पर मैंने अभी अभी उसे ड्यूढ़ी में खड़े देखा। इस जुकाम का बुरा हो, फूल सा चेहरा यूं हो रहा था। और नाइन ने अपनी सफ़ेद चादर का पल्लू सबके आगे फैला दिया। गोरी के लिए यह मौजू भी दिलचस्पी से खाली था। नाइन झूठ बोलती हैं अक्सर, पर वो सजीला है भी तो क्या। हालत तो यह है कि 4 पैर से उसके घर में बैठी हूँ और उसने शक्ल तक नहीं दिखाई।
वहीं ड्यूड़ी में पड़ा छींकता है बेतरस। बड़ी देर के बाद शाम आई, औरतें चली गईं और उसने पांव फैलाकर बाजू ताने जेवरों से लदे फंदे सर को धीरे से झटकाया और बाहर देखा। उसकी सास और नाइन सामने के कमरे से बाहर आती थीं और तेजी से अंदर घुस जाती थीं। मुरझाई हुई बाहों में तांबे के कंगन और पीतल की चूड़ियां जैसे खांस रही थीं। जूतियां चपड़ चपड़ चीख रही थीं और वो कलदार गुड़ियों की तरह मटकती फिर रही थीं। कुछ देर के बाद गांव वालियां गीत गाने और सुनने आईं तो उनके हमरा नूरी भी आई। गोरी के करीब आकर बैठ गई और उसके कान में बोली, आज तो बात तक नहीं करती गोरी बहन, दुल्हन का बोलना गुनाह है। और फिर गोरी तो उन अल्लाह वालियों का जिक्र भी सुन चुकी थी जिन्होंने एक एक महीना चुप शाह का रोज़ा रखा, इसलिए उसने बोलना तो मुनासिब न समझा। बस धीरे से नूरी के पहलू में कोहनी जड़ दी और नूरी तड़प कर बोली, लेके कलेजा हिला दिया मेरा। क्यों ना हो बिया जो हो गया तेरा, हो लेने दे हमारा बिया। तेरे घर के पास से गुजरेंगे तो नाक भौं चढ़ाकर आगे बढ़ जाएंगे, गुरूर से पलट के देखेंगे भी नहीं। कर ले मान, घड़ी घड़ी की बात है। गोरी की ज़बान में सुइयां सी चुभ गईं। जब तक गीत गाए जाते रहे वो नूरी को और नूरी के नुकरई बुंदों को देखती रही और सोचती रही, ये कंवार पने के साथी बुंदे कैसे भले लगते हैं, गुलाबी कानों में, और एक मेरे कान है कि कीड़ों ऐसी पतली पतली बालियों से पटे पड़े हैं। नूरी सर हिलाती है तो ये बुंदे तारों की तरह टिमटिमा उठते हैं और जब पलट कर इधर उधर देखती है तो ये बुंदे अंगूरों का गुच्छा बन जाते हैं। सोचते सोचते उसका माथा धूप में पड़ी हुई ठेकरी की तरह तप गया। और फिर जब सब नाचने लगी और नूरी ने ढोलक के इर्द गिर्द घूम कर एक गीत गाया, जा रही सहेली अब जा, तोहे पिया बुलावे, चांदी के झीलों के पार रे, सोने के टीलों के पार रे, जा रही सहेली अब जा, तोहे पिया बुलावे, तो गोरी ने दीवार से शरीक होकर रोना चाहा कि ज़रा जी हल्का हो जाए, मगर आज तो आंखों में हर चीज़ की जगह काजल ने ले ली थी। न नींदें न आंसू, बस काजल ही काजल। अच्छा बिया हुआ, ये भी खूब रही। जब सब चली गईं और आंगन सूना हो गया तो दूल्हा का बाप खांसता हुआ आया और एक तरफ से हुक्का उठाकर चलता बना। नाइन हाथ मलती उठी और बोली, हाँ मेरी बच्ची, इधर पलंग पर आ जा, नींद आ रही होगी तुझे। और फिर गोरी की बगलों में हाथ डालकर नाइन ने उसे यूं खींचा जैसे लाश को उठा रही है। गोरी पाँव घसीटती कमरे में आई, रंगीन पाए वाले पलंग पर धम से गिरी और छम से लिपट गई। नाइन बोली, बेटी ये जेवर तो उतार ले, नथ वथ कहीं अटक गई तो मुश्किल बनेगी। नहीं अटकती, गोरी बोली, मैं खुद उतार लूँगी किसी वक्त। नाइन ने आगे बढ़कर फिर उसकी बगलों में दोनों हाथ जमा दिए। नहीं नहीं बेटी, ये बुरा शगुन है, जेवर उतारने ही पड़ते हैं एक बार, एक दुल्हन ने तेरी तरह। लेकिन नाइन अपनी कहानी शुरू ही करने पाई थी कि गोरी जेवर नोचने लगी और फिर फौरन धड़ाम से पलंग पर गिर गई। टीन के डब्बे में कंकर बज उठे। नाइन बोली, ये भी खूब रही। नाइन चली गई और गोरी दांत पीस कर रह गई। जैसे बहुत से तागे आपस में उलझ जाएं तो उन्हें सुलझाने की कोशिश और उलझने पैदा कर देती है। बिल्कुल यही कैफियत थी गोरी के जहन की। ब्याह का पहला दिन काबूस बनकर उसके सीने पर सवार था कि अचानक चरख से दरवाज़ा खुला। गोरी चौंकी। अरे, मैं समझती थी नाइन झूठ बकती है। उसने घूंघट की शिकनों में से कनखियों से नौवारिद को देखते हुए सोचा, ये मेरा दूल्हा है या लाल बादशाह। भौचाल सा आ गया। उसकी तबीयत में चीखती हुई आंधियों, कड़कते हुए बादलों, लुढ़कती हुई चट्टानों और टूटते हुए टहनों में लिपटा हुआ जहन यहाँ से वहाँ उछलने लगा। संभल कर बैठना चाहा तो पलंग के पाए तक खिसक गई। दूल्हा मुस्कुराता रहा और फिर पलंग पर बैठकर बोला, अगर तुम कुछ और परे खिसकती तो पलंग से गिर जाती। गोरी खामोश रही। दूल्हा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, सुना कुछ? और यकायक आंधियां थम गईं और बादलों ने चुप साध ली। गोरी के जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई। जहन यूं साफ हो गया जैसे उसने कड़कती दोपहर में लीमू का यख शरबत गट गट चढ़ा लिया है। अंगड़ाई आई तो बाहें न तान सकी, बस अंदर ही अंदर चटक पटक कर रह गई और फिर हाथ छुड़ाकर परे खिसकने की कोशिश करने लगी। पलंग से गिर जाओगी गोरी, दूल्हा बोला। आपकी बला से? गोरी ने जैसे अपने जहन का सारा बोझ उतार कर परे झटक दिया है। अगर तुम गिर गईं तो मुझे तकलीफ होगी, दूल्हा बोला। गोरी शर्मा गई, बेताल्लुक सा सवाल कर बैठी, जुकाम का क्या हाल है? रुक गया है इस वक्त, दूल्हा मुस्कुराया। और फिर खामोशी के एक तवील वक्फे में गोरी की उठती और गिरती हुई नज़रों ने दूल्हा से बहुत सी बातें कर लीं। और जब आंगन के परले सिरे पर अपने दड़बे में एक मुर्गी नींद में ककुराई तो दूल्हा ने चौंक कर कहा, कोई बात करो गोरी,
तुम ही कोई बात करो। गोरी पहली मर्तबा मुस्कुराई। क्या बात करूं? कोई कहानी वहानी सुनाओ। गोरी जैसे अपने आप से बातें कर रही है। कहानी? कैसी कहानी? दूल्हा ने पूछा। कोई परियों वरियों की कहानी। गोरी खुलकर बोलने के बावजूद सिमटी जा रही थी। मुझे तो सिर्फ लाल बादशाह और सब्ज परी की कहानी आती है। वही सही, तो फिर सुनो, पर ज़रा करीब होकर सुनना। यूं जहाँ ज़मीन ख़त्म हो जाती है ना, वहाँ एक नगरी है जिसे लोग नींद नगरी कहते हैं। उस नगरी पर एक बादशाह राज किया करता था। उसका नाम था लाल बादशाह। बड़ा खूबसूरत, बड़ा हंसमुख, बहुत बांका, बहुत सजीला, तुम्हारी तरह। गोरी बिस्तर की चादर पर उंगली फेरते हुए यूं बोली जैसे कांसी के कटोरे से छल्ला मस कर गया हो। दूल्हा हंस दिया, फिर गोरी की लाल लाल पोरों को अपनी दूध ऐसी पोरों से टटोल कर बोला, तो करना खुदा का क्या हुआ गोरी के एक दिन लाल बादशाह शिकार खेलने एक जंगल में जा निकला और अभी कहानी निस्फ तक भी नहीं पहुंची थी। अभी लाल बादशाह ने सब्ज़परी का हाथ अपने हाथ में ही लिया था कि दरवाजे की झिर्रियों में से सुबह काजिब झांकी और दूल्हा चौंक कर बोला, अरे सुबह हो गई। नहीं, शाम होगी, गोरी ने भोलेपन से पूछा। उचक कर दूल्हा ने दरवाज़ा खोला, पलट कर मुस्कुराया और फिर बाहर निकल गया। और गोरी ने इतनी लंबी अंगड़ाई ली जैसे पूरब में अंगड़ाई लेती हुई सुबह का मुंह नोच लेगी। तकिए में सर जमाकर कहने लगी, हाय रे नूरी बहन, तू कितनी अभागन है। पड़ी होगी टूटे खटोले पर गठरी बनकर, और यहाँ तेरी गोरी शंग्रफी पायों वाले पलंग पर, मेहंदी की खुशबू से बसे हुए कमरे में, अपने बाँ के सजीले दूल्हा से। उफ, कितनी सच्ची बातें कहती थी तू। उसने मुस्कुराकर दिए की पीली रोशनी में अपनी लाल हथेलियां देखीं और अपने पुते हुए चेहरे पर हाथ मलकर बोली, काश इस वक्त यहाँ नूरी होती या कोई आईना ही होता।